एक और क्वेश्चन निकल के आता है, जब ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और युग परिवर्तन हो रहा है, तो लोगों का बहुत ज्यादा मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि क्या इंटरनेट खत्म हो जाएगा इसके बाद, मतलब जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है पूरी, क्या वो इसके साथ ही खत्म हो जाएगी, इस युग के साथ में ही, या फिर वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी किसी और तरीके से? हम्म बहुत इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। देखिए भैया, ह्यूमैनिटी का जो प्रोग्रेस है ना, वो कुछ पैटर्न में फ्लो करती है। एग्जाम्पल के लिए टेक्नोलॉजिकल फील्ड से ही कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अभी कौन सा आईफोन का वर्जन चल रहा है? 15। हाँ। हाँ, जो भी हो। मान लीजिए जब आईफोन 5 लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त तो लोगों में बहुत ज्यादा उसके प्रति उत्सुकता होगी इसको खरीदने की, है कि नहीं? बराबर। हाँ, उसको यूज करने की उत्सुकता होगी। लेकिन जब आईफोन 6 आया, 7 आया, 8 आया, तो यह सब लेटेस्ट वर्जन आ रहा था, तो क्या लोग आईफोन 5 वाले वर्जन तक ही अटके थे? नहीं हम्म। ना। वो लेटेस्ट और बेहतर ऑप्शन को चुने ही, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन उन्हें ज़्यादा फंक्शन और फीचर्स देता है, प्लस सुविधा भी देता है। तो जब लोगों को बेहतर ऑप्शन मिलता है, वो पुराने ऑप्शन को छोड़ देते हैं। ये एक प्रोग्रेशंस का पैटर्न है। ह्यूमैनिटी जो प्रोग्रेस करती है ना, उसका यह एक पैटर्न है कि जब उन्हें बेहतर ऑप्शन मिलता है, तो वो पुराने ऑप्शन को छोड़कर नए ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो अभी, हम्म। हाँ, तो अभी जो युग परिवर्तन चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस दौरान कुछ इंटरनेट से भी बेहतर ऑप्शंस दिखेंगे? वो बेहतर ऑप्शन आखिर क्या हो सकता है? देखा जाए तो बेसिकली इंटरनेट एक दूसरे से जोड़ता है। पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। यह आभास दिलाता है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरा कोई रिश्तेदार हजारों माइल्स दूर है। इसके बीच में भी संपर्क आसान कर देता है कि नहीं? ऐसी ही, हाँ, ऐसी ही कई सारी सुविधा देता है। तो क्या इन सब का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता जो इस इंटरनेट से भी बेहतर हो? देखा जाए तो जो सोलर इवेंट्स हो रहा है, ये लोगों में टेलीपैथिक एबिलिटी को भी अनलॉक करेगा। हमने बात किया था पीछे कि कैसे होगा यह, वो भी साइंटिफिकली वे में बात किया था। तो इस पर शंका करने की बात नहीं है, टेलीपैथिक एबिलिटी अनलॉक होगी कई लोगों की आने वाले टाइम में। तो इससे लोगों के बीच में भी कितनी भी दूरियां हो, इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंटरनेट जो हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसके कुछ फंक्शंस का, सभी फंक्शंस का नहीं, कुछ फंक्शंस का यह भी एक अल्टरनेटिव हो गया, क्योंकि यह उससे भी बेहतर है। लेकिन क्या सिर्फ यही इंटरनेट का अल्टरनेटिव हो सकता है? और क्या यह भी जरूरी है कि सभी लोगों में टेलीपैथिक कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी है वो भी आ जाएगी? इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जिनमें नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं कि वो शांत बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर कोई तरीका अपनाएंगे ही, ढूंढेंगे ही कम्युनिकेट करने का। तो वो उपाय कैसा हो सकता है? अ, इसके लिए पर्सनली मैं यह सोचता हूँ कि वो उपाय ऐसा होगा जो प्रकृति के साथ अलाइंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आजकल के इंटरनेट के जैसा रेडिएशन फैला के प्रकृति को डिस्ट्रॉय करे। ऐसा नहीं होगा जो सेल टावर्स बिछवा कर, केबल्स बैठवा कर, सेटेलाइट लगाकर डिसहार्मोनी क्रिएट करने वाले फ्रीक्वेंसी छोड़कर लोगों को, जानवरों को और एनवायरनमेंट पे भी बुरा इफेक्ट डाले। ऐसा वो अल्टरनेटिव नहीं होगा। यह सब तरीका नेचर के प्रति आउट ऑफ अलाइनमेंट है। अभी जो इंटरनेट का ये सब फीचर है ना, ये सब आउट ऑफ अलाइनमेंट है नेचर के। अब, हाँ, अभी लोग भी जागरूक हो रहे हैं, दूसरी तरफ देखे तो लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सब चीज का बुरा और अच्छा प्रभाव देखने में सक्षम हो रहे हैं। तो वह इस दौरान इंटरनेट के भी डार्क साइड को देखेंगे ही। आने वाले समय में लोग प्रकृति के साथ ज्यादा अलाइंड हो जाएंगे। वह ज्यादा टाइम नेचर के साथ ही स्पेंड करना चुनेंगे। अपने टाइम को ऐसी वैसी माइंडलेसनेस से भरी काम करके बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि वह जीवन के जो मुख्य लक्ष्य होते हैं उससे परिचित हो गए होंगे। इसलिए वो आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू करेंगे। वो वर्चुअल रियलिटी में जो जिंदगी जिया जाता है ना आजकल,
उससे ज्यादा वास्तविकता में अपने आप को उभारने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में हमारे सिविलाइजेशन की स्थिति इतना अच्छा होने वाला है कि लोग वर्चुअल रियलिटी के बदले वास्तविकता में जीना पसंद करेंगे। अभी लोगों को अभी लोगों को यह सब बताने वाला कोई नहीं होता कि आखिर जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। इसलिए अधिकतम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, माइंडलेसनेस से भरी हुई कामों करते रहते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में शिक्षा का जो स्तर है ना, वो भी बढ़ने वाला है। उनको उचित ज्ञान गुरुकुलों जैसी स्कूलों से प्राप्त होगा। तो जब लोगों को गोल पता होगा तो वह उस पर काम जरूर करेंगे। ऐसे माइंडलेसनेस से भरी कामों को करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। तो इन सब स्थितियों में लोग ऐसी चीज को बिल्कुल भी नहीं चुनने वाले हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वह ऐसी चीजों को बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे जो उनके आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट का कारण बने और साथ में प्रकृति को भी किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करे। इंटरनेट प्रकृति हाँ, इंटरनेट प्रकृति और ह्यूमन माइंड पे भी बुरा असर डालता है। यह सब पहचानने के बाद आपको लगता है क्या कि आने वाले समय में लोग जो काफी अवेयर होंगे वो ऐसी चीजों को चुनेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। आज का जो इंटरनेट जिस आधार पे बना हुआ है वही गलत है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है इसके बंद होने का। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बदले कुछ अच्छा ऑप्शंस नहीं आएगा। इथेरिक टेक्नोलॉजी भी आएगा जो ईथर के बेस्ड पे होगा। ईथर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसके बेस्ड पे भी टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज होंगे। अब अगर आप डार्क सोसाइटीज के मूवमेंट पे नजर रखते हैं तो आपको पता होगा कि आने वाले समय में कई सारे डिस्क्लोजर्स होने वाले हैं। कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज छुपा के रखे गए हैं। हमें जो ईथर के बेस्ड पे काम करता है वो सब जो टेक्नोलॉजी है ना वो ईथर के बेस्ड पे काम करता है। वैसे वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को छुपा के रखा गया है। उससे नेचर और हमारे ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो भी डिस्क्लोज होंगे। उसमें निकोला टेस्ला का जो फ्री एनर्जी वाला डिवाइस भी है ना, वो डिवाइस वो डिवाइस भी ईथर के बेस्ड पे एनर्जी ईथर से वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके हमें सप्लाई करता है। तो यह टेक्नोलॉजी भी डिस्क्लोज होने वाला है। अभी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलता है? पोल्स और पावर हाउस से एनर्जी सप्लाई होती है कि नहीं? हम्म। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में यह भी बंद हो जाने वाला है क्योंकि उस वक्त फ्री एनर्जी वाला डिवाइस भी रिलीज हो गया होगा। उसको बनाने का तरीका भी पब्लिक हो जाएगा। मतलब कि हम कहीं पर भी अनलिमिटेड अमाउंट में एनर्जी पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आजकल की पावर हाउस और इलेक्ट्रिकल वायर से जो एनर्जी सप्लाई होती है इसकी क्या जरूरत होगी? ये तो हट ही जाएंगे। जो लोग अवेयर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को पावर लाइंस के द्वारा सप्लाई जो किया जाता है ये डार्क सोसाइटीज वाले के द्वारा ही बनाया गया है। हमें इस सिस्टम में ट्रैप रखने के लिए, फंसा कर रखने के लिए, और साथ में एनर्जी को भी मोनेटाइज्ड रखने के लिए, मतलब इससे पैसा कमाने के लिए ये सब किया गया है। इससे बेहतर ऑप्शन को छुपा दिया गया है। इसीलिए ये सब लोग भी पहचान ही लेंगे आने वाले टाइम में। इसलिए पहचानने के बाद इसका अंत हो जाएगा। अंत होगा ही क्योंकि इससे भी बेहतर ऑप्शंस मिल रहा है। फ्री एनर्जी वाला डिवाइस, करंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसी के कारण से नष्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब इसके बदले अच्छा कोई आएगा। इंटरनेट के भी केस में जो है ना ऐसा ही है। इंटरनेट भी इंटरनेट जो आजकल हमें दिया गया है यूज करने को, इसके केस में भी ऐसा ही है। इससे भी बेहतर ऑप्शंस हैं लेकिन उसको छुपा कर रखा गया है। हमारी दुनिया में डार्क सोसाइटीज के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। अभी के करंट इंटरनेट को हमें उनके ही सिस्टम में फंसाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। लोग यह सब पहचान लेंगे, प्लस इसके अल्टरनेटिव में जो इथेरिक टेक्नोलॉजी मिलेगा वो सबसे कनेक्ट करेगा। वो जो टेक्नोलॉजी मिलेगा ना, इथेरिक टेक्नोलॉजी रिलीज होगा, उसमें ऐसे हैं, मुझे पता नहीं और डिवाइस कौन सा है लेकिन उसमें है जो सबको एक दूसरे से कनेक्ट करेगा ही। तो ऑफ कोर्स करंट इंटरनेट की सिस्टम
को वो बहिष्कार करेंगे ही। इससे बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। और ये अभी वाला इतना पूरा प्रभाव डालता है तो इसको बहिष्कार क्यों नहीं करेंगे। जब अच्छे ऑप्शन मिल ही जा रहे हैं और इसका पूरा इफेक्ट भी दिख ही जा रहा है तो करेंगे ही। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो इथेरिक टेक्नोलॉजी कैसा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इंटरनेट से भी बेस्ट अल्टरनेटिव मौजूद है। और वो कई सारे डिवाइसेस हैं इसके बदले, एक नहीं है कोई, कई सारे हैं जिसको रिप्लेस कर सकता है। लोग अच्छे आचरण को अप, अपनाएंगे, प्रोग्रेस लाने वाली चीजों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जीवन शैली में आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को ऐड करेंगे, ज्ञान गुरुकुलों जैसी प्रणाली से प्राप्त करेंगे। उस वक्त तो ऐसा टेक्नोलॉजी भी होगा जिससे लंबी यात्रा जल्दी पूरी हो जाएगी, धनिक और गरीब जैसी लेवल्स नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कौन इंटरनेट को पूछने वाला है। जब वातावरण ही इतना मनमोहक होगा तो वर्चुअल रियलिटी को कोई क्यों पूछेगा। अभी तो लोग ज्ञान के अभाव में इसके जाल में फंसते हैं और मजबूरी भी है। लेकिन बाद में तो यह सब समाप्त हो जाएगा। बहुत सारी परिवर्तन आने वाली है, उन सबको शब्दों में पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मुझे इंटरनेट के केस में ऐसा ही लगता है। कम शब्दों में बताऊं तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इससे भी बेहतर ऑप्शन से रिप्लेस हो जा रहा है, वैसे ही इंटरनेट भी बेहतर ऑप्शन से रिप्लेस हो जाएगा। दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी भी होगी और सिंप्लिसिटी भी होगी जो कि प्रकृति से अलाइंड होगी। जो टेक्नोलॉजीज होंगे वो सब ईथर के बेस पे होंगे, जिससे वातावरण पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही हम पे पड़ता है। तो इंटरनेट बेसिकली इथेरिक टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो जाने वाला है। यही। हम्म। तो मेरे ख्याल से दर्शकों, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप काफी लंबे समय से इस चीज को उठा रहे थे कि इंटरनेट के बारे में बात किया जाए, तो मेरे ख्याल से इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि जब इस सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया तो जाहिर सी बात है ये भी चीज कोलैप होगी ही होगी, क्योंकि ये नेचर के विरुद्ध है। और नेचर के विरोध में जो भी चीज है वो जाहिर सी बात है नहीं टिकने वाला, इसको रिप्लेस जरूर से किया जाएगा। और हाँ, सही समय आने पे ये सारी चीजें बदलेंगी। तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन या फिर अगला क्वेश्चन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों के मन में भी जरूर से आ रहा होगा, कि जो सतयुग को लेके बात की जाती है, आपने अभी जो भी चीजें बताई वो सतयुग से रिलेटेड लोग जानना चाह रहे थे, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़े और अलग अलग टाइमलाइन। आपके हिसाब से एक्चुअल टाइमलाइन है क्या युग परिवर्तन की, मतलब कब तक इसका एंड होगा और नए युग की शुरुआत, सतयुग की शुरुआत कब तक हो जाएगी? हम्म। अगर हम बात करें कि यह समय कब तक आएगा, तो मेरे हिसाब से ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक एक्सटर्नल चेंजेस पे, यानी कि प्लानिटरी अलाइनमेंट, सोलर इवेंट्स जैसी चीज़ों पे। और दूसरा इंटरनल चेंजेस पे, यानी कि लोगों के आंतरिक रूप में के बदलाव पे डिपेंड करता है। इन दो फैक्टर पे युग परिवर्तन डिपेंड करता है। एक्सटर्नल चेंजेस को देखा जाए तो कहा जाता है कि जब धरती की धुरी 26,000 साइकिल का चक्कर लगाती है, जिसे प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस कहा जाता है, तब युग बदलता है। यह भी सिद्धांत दिया जाता है कि हमारा सूरज एक बड़े स्टार का चक्कर लगाता है जिसका नाम अल्सायन है। उस दौरान यह फोटॉन बेल्ट से गुजरता है जिसके वजह से सूरज सोलर फ्लेयर्स और सीएमएस छोड़ना शुरू कर देता है और धरती पर अपोकलिप्सिस क्रिएट करने लगता है। साथ में लोगों की चेतना शक्ति को भी जागृत करने लगता है और नए युग को स्थापित कर देता है। एक और भी सिद्धांत है जो कि एक योगी के द्वारा दिया गया था, जिनका नाम श्री युक्तेश्वर जी है। हाँ, वो अपने बुक होली साइंस में कहते हैं कि हमारा सन बाइनरी स्टार है। जब यह दूसरे स्टार के करीब आता है तो सतयुग होती है, लेकिन जब उससे दूर जाता है तो कलयुग आता है, और फिर जब उसके करीब जाने लगता है तो सतयुग आने लगती है। इनके बुक के हिसाब से कलयुग 19th सेंचुरी के अंत में ही खत्म हो गया था और तब से ही संधि वेला शुरू हो गया था। और अब हम संधि वेला के, उनके बुक के अनुसार हम संधि वेला से
निकलने ही वाले हैं यही कुछ डेकेड में, 1 डेकेड 2 डेकेड में। ऐसे युग परिवर्तन को लेकर सब सिद्धांत दिए गए हैं, कई सारे सिद्धांत, कई सारे मत दिए गए हैं। और मुझे यह लगता है कि इन सब में कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ हैं। सब हम्म। यह सब एक दूसरे से कुछ तरह से कनेक्टेड लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस की वजह से ही युग परिवर्तित होता है, बल्कि यह भी लगता है कि हाँ, हमारे सन जो मूव करता है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सब ये कनेक्टेड लग रहे हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करना ही नहीं चाहता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ युगों का गणना जानने के लिए रिसर्च करेगा, वह पता कर ही नहीं पाएगा इसके पीछे का सच्चाई क्या है। क्योंकि इसको समझने के लिए और भी बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है। पूरी तरह से वही समझ सकता है जो योगिक माइंड रखता है, या फिर वह जो ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का पूरा इतिहास जानता हो और एंशियंट नॉलेजेस भी रखता हो। वो सब चीज को जोड़ कर देख सकता है इसे। तभी तो सब कनेक्ट होंगे ना, कि सब कोई क्यों अलग अलग मत दे रहा है युग परिवर्तन को लेकर। ये सब कोई जानेगा तभी ना वो इसको कनेक्ट कर पाएगा। बराबर। हाँ। और मैं भी यही करने में लगा हुआ हूँ। बिना यह सब किए सभी डॉट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। मैं ब्रह्मांडीय स्ट्रक्चर को समझने में लगा हुआ हूँ। साथ में सेल डेवलपमेंट पे भी काम करता हूँ ताकि चीज़ों को और गहराई से देखा जा सके। जब सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो माइंड के ऊपर से परत हटते हैं, जिससे और भी ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। इससे ब्रह्मांड का हर एक मूवमेंट के बारे में पता चल जाएगा, और यहाँ तक कि इसके रूपरेखा से भी हम परिचित हो जाते हैं। अभी धरती चपटी है या गोली, इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी चलती है। यह भी क्लियर हो जाता है। यह सब सॉल्व हो जाता है। और आपको पता है, बिना एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किए ही ऐसे करके, मतलब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स को समझ के, साथ में सेल्फ डेवलपमेंट पे भी काम करके, बिना एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किए ही एस्ट्रोलॉजी को सीखा जा सकता है। अभी मैं भी इसलिए अभी इसी को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, अभी यही कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जो युग परिवर्तित हो रहा है इसको मैं ट्रैक करने का कोशिश नहीं करता हूँ। अभी हो रहा है तो इस पे ध्यान देना भी जरूरी है, ताकि अपडेट भी मिलता रहे और देने पे भी सीखने को कुछ मिलता ही है। लेकिन मेरा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैं समय के चाल को समझने की कोशिश करता हूँ। इससे ही मुझे डेप्थ में पता चलता है कि अभी क्या चल रहा है और कहाँ तक कैसे चल सकता है। देखिए, कोई भी जो समय की चाल को पढ़ने की कोशिश करता है ना, वो ईश्वर के चाल वो एक सेकंड, आप कंटिन्यू करो। है ठीक। हाँ, मैं मैं बोलूँ? हाँ, आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बस कैमरे ऑफ है। ठीक। मैं ये बोल रहा था कि कोई भी जो समय की चाल को पढ़ने की कोशिश करता है वो ईश्वर के चाल को समझने लगता है कि वो इस दुनिया में क्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि अब ब्रह्मा क्योंकि अब ब्रह्मांड समय के अनुसार ये चलता है। ये ब्रह्मांड समय के द्वारा ही चलता है ना। और समय नियति के अनुसार फ्लो करता है। और नियति को वो अच्छे से समझ सकता है जो धर्म और कर्म सिद्धांतों से परिचित होगा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से परिचित होगा। इस तरह से समय के चाल को समझा जा सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि युग परिवर्तित हो रहा है तो इसका इफेक्ट हर क्षेत्र में दिखेगा। इसलिए मैं एक तरफ ध्यान ही नहीं रखता, दूसरी दुनिया के पॉलिटिकल मूवमेंट को भी देखता हूँ, डार्क सोसाइटीज के मूवमेंट को भी देखता हूँ, लोगों की अवेयरनेस कितनी डेवलप हो रही है इसको भी ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, रिलीजियस और धार्मिक मूवमेंट को भी देखता हूँ। ऐसे सब चीज पर नजर रखने की कोशिश करता हूँ। ऐसे सब चीजों को ध्यान में रख के इंटरप्रेट करने से दुनिया का मूवमेंट पता चलता है। ऐसे ही समय के चाल को भी पढ़ा जाता है। या सिर्फ एक ही क्षेत्र पे ध्यान रखने से कोई नहीं पढ़ सकता।
इस मूवमेंट को ट्रैक कोई नहीं कर सकता एक ही फील्ड पे ध्यान रखने से, बल्कि ऑलराउंडर बनना ही होगा। सभी तरफ ध्यान रखना जरूरी है। और वैसे भी युग परिवर्तित हो रहा है तो सभी तरफ इफेक्ट दिखेंगे ही। तो एक ही क्षेत्र में क्यों अटकना। प्रेजेंट को देखकर ही फ्यूचर को समझा जा सकता है, इसलिए अभी वर्तमान गतिविधियों को पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। और उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं कि नया युग कब तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 2030 के बाद दुनिया का दृश्य बहुत ही अलग होने वाला है। अभी इतनी सारी प्राकृतिक घटनाएं होने वाली है। डार्क सोसाइटीज भी इतने सारे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चला रहे हैं और चलाएंगे भी। वो सब दुनिया के रूपरेखा को ना तेजी से बदल देगा। 2030-35 के बाद दुनिया में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ गए आने वाले हैं। वर्तमान समय की गतिविधियां भी यही कहती है और कई सारी भविष्यवाणियां भी यही कहती है। तो इसमें कितनी सच्चाइयां है इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई लोग देखते ही होंगे, आप भविष्यवाणिका को गलत बोलते हैं, लेकिन समय का चाल भी तो ऑब्जर्व करिए। आज का समय भी वैसा ही दिख रहा है। और युग परिवर्तन भी का भी प्रूफ तो कई जगहों से मिल रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है। और बात करें कि दूसरा फैक्टर जिस पर यह युग परिवर्तन डिपेंड करता है, वह होगा मनुष्य। देखा जाए तो नया युग कैसे आ सकता है, तभी ना आएगा जब हम उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे, अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाएंगे। नहीं तो अगर सिर्फ नेचुरल डिजास्टर ही आ जाए और बाकी के भी इवेंट्स हो जाए, फिर भी हम वही आचरण अपनाते रहें जो अभी कर रहे हैं, तो नया युग किस बात का। लोग तो वही सिस्टम फॉलो करने लगेंगे, फिर तो नया युग किस बात का। यानी कि नया युग हम इंसानों पर भी डिपेंड करता है। अगर हम आ रही नई ऊर्जा को अपने अंदर एम्बॉडी करते हैं, अपने अंदर अपने आप को उसके अनुसार ढाल के उसको अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, तो ही नई युग इस धरती पर स्थापित होगी। इसको ध्यान में रखकर सोचा जाए तो नया युग तब आएगा जब लोग ट्रूथ को एम्बॉडी करने लगेंगे। और यह ना ग्रेजुअली होता है। लोग धीरे धीरे ही रियलाइज करते हैं। देखा जाए तो वातावरण में सब चीज ग्रेजुअली होता है। कलियां भी धीरे धीरे खिलती है, सीजन भी बदलता है तो धीरे धीरे ही बदलता है। कोई यह थोड़े कहता है कि अक्टूबर 15 से ठंडी शुरू हो जाएगी, या फिर 11 नवंबर से ठंडी शुरू हो जाएगी, बल्कि ऐसे कहते हैं कि हाँ, अक्टूबर या सितंबर महीने से ठंडी शुरू हो जाएगा। मतलब वो महीने का पीरियड देते हैं, एक फिक्स डेट नहीं बताते हैं। वैसे ही हमें यह भी सब कहना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि 2000, आजकल जो लोग कहते हैं ना कि 2032 के बाद सतयुग आ जाएगा, तो उस एग्जाम्पल को ध्यान में रख के ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह सब ग्रेजुअली होता है, कुछ टाइम पीरियड लगते ही है। ऐसे कहना ज्यादा उचित होगा कि हाँ, 2035 से लेकर 35 के बीच में, या फिर 30 से लेकर 40 के बीच में एक नई युग का शुरुआत हो जाएगा। एक एक साल में परिवर्तित इतना बड़ा चेंजेस नहीं हो सकता है, इसके लिए डेकेड लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसे पीरियड देना ही कह कहीं उचित होगा, ऐसे समझना भी उचित होगा। कोई एक साल बोल दिए 2032 के बाद आ जाएगा, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये जो परिवर्तन है ना, हम इंसानों पर भी डिपेंड करता है। इंसानों में जितना जल्दी परिवर्तित आता है, उसके अनुसार भी युग स्थापित होता है, और ये हर परिवर्तन में फ्लिप होता है। बाकी का जो पिछले युग साइकिल का चक्र चला होगा, उसमें भी फ्लिप होते रहता है। इंसानों की वजह से ही फ्लिप होता है कि वो कितना ट्रूथ को एम्बॉडी करते हैं और फ्लो होने देते हैं, उसके अनुसार से फ्लिप होता है, आगे पीछे होता है। हाँ, तो इतने सारे इवेंट्स होने के बाद अ, हम्म, तो ऐसे ही कहना मेरे हिसाब से सही है। बाकी एक बराबर। साल हाँ, हाँ, एक साल कहना ठीक नहीं लगता। बिल्कुल। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अ, हम्म, कि जो परिवर्तन हो रहा है वो हम पे भी डिपेंड करता है।
तो हमें टोटली एक्सटर्नल इवेंट्स पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए कि बल और इसका भी इंतजार नहीं करना चाहिए 2032 तक आएगा तभी सब करेंगे उसके हम्म। अनुसार चेंज होंगे। बल्कि अभी ही ट्रूथ को एम्बॉडी करना चाहिए, अपने चेतना शक्ति को भी बढ़ाने पर काम करना चाहिए। इस तरह से नई युग का शुरुआत जल्दी होगा, क्योंकि हम ट्रूथ को जल्दी एम्बॉडी करके उसको दुनिया में प्रकट कर पाएंगे। तो जागरूकता फैलाते रहना और खुद के ऊपर काम करते रहना भी अभी बहुत जरूरी है। हम्म, क्या मेरा बात है। यही विचार है इस पे। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को कि युग परिवर्तन के बारे में या फिर जो सतयुग के बारे में बात की जाती है कि युग युग खत्म होके नेक्स्ट सतयुग कब तक आ जाएगा, उसके लेके कितनी सारी अवधारणाएं हैं और रियलिटी क्या है, उन सभी चीजों के ऊपर हमने बात किया। और इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि हमारे कर्म भी डिपेंड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज है कि हम अपने कर्म किस तरह से करते हैं और किस तरह से जो नया युग आ रही है, जो नई चीजें आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, उसको किस तरह से हम लेते हैं और अपने में सुधार करते हैं, वही चीजें आने वाले युग में हमको दिखने वाली हैं। और कोई एक तारीख या फिर ईयर कहना बिल्कुल भी नहीं सही है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। अगर जो लोग जैसे भविष्यवाणी का भी बोलते हैं, तो सिर्फ 32 को पकड़ के बैठ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक टाइम लेने वाली चीज है, कोई एक दिन या एक साल वाली चीज नहीं है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगेगा, पर लाखों साल वाला आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं है। 30 से 40 आप मान सकते हैं, मेरे ख्याल से भी बेस्ट टाइम है यही, एक्यूरेट टाइम हो सकता है। बस इस टाइम में खुद के ऊपर भी काम कीजिए और बाकी लोगों को भी जागरूक कीजिए। तो मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने जो भी भेजे थे वो क्लियर हो चुके हैं हमारे गेस्ट के साथ में। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, भगवान कल की को लेके भी बात करनी है, सिम्पसन्स प्रेडिक्शंस भी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से एक और पॉडकास्ट रखेंगे हम लोग शिव सूत्रम भाई के साथ में, तो डेफिनेटली वो सभी टॉपिक भी क्लियर होंगे। बाकी आज का पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इनसे जुड़ने के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो जाके जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।